महमूद, महमूद, फारूक ने फिर इसे आवाज दी। महमूद की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर वो घबरा गए और उठकर उसके पास आए। फारूक ने उसका शाना पकड़कर हिलाया तो महमूद चौंक उठा। इसे होश में आते देखकर फारूक ने मुतमईन होकर कहा, भले आदमी, ये सोने का कौन सा तरीका है? आंखें बंद करना ही भूल गए। मैं सो नहीं रहा था। अच्छा, और हम दोनों ने जो तुम्हें आवाजें दी थी, मैंने नहीं सुनी। दरअसल मैं सोच में गुम था। शुक्र है कि मिल गए हो। फरजाना बोल उठी। क्या मतलब? तुम गुम हो गए थे ना? फरजाना ने वजाहत की। आखिर ऐसी भी क्या सोच कि होशो हवास ही खो बैठे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक और रुख से सोच रहा हूँ, महमूद ने कहा। फिर वही रुख? तुम बार बार इस रुख का जिक्र कर रहे हो लेकिन बताते कुछ नहीं। वही बताने लगा हूँ। लो भाई फरजाना, तैयार हो जाओ, अब बेत खुलने लगा। चोर अब मंजर आम पर आया ही चाहता है, फारूक ने कहा। बहुत खूब, मैं पूरी तवज्जो से सुन रही हूँ। तो ये कहो ना कि हम तनगोश हूँ। चलो यही सही। हाँ तो फरमाइए भाईजान, फारूक ने तंजिया लहजे में कहा। पहले तो तुम अपनी टाएं टाएं पूरी कर लो, महमूद ने जल कर कहा। टाएं टाएं? नहीं तो हम दोनों में से किसी ने भी टाएं टाएं नहीं की। तो सुनो, दूसरा रुख मुझे एक और ही तरफ ले गया है, महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। वो तो जाहिर है दूसरा रुख दूसरी तरफ ही ले जा सकता है, पहली तरफ नहीं। चोर बहुत चालाक है, बहुत चालाक, महमूद बुड़बुड़ाया। क्या दूसरे रुख ने तुम्हें यही बात बताई है? फारूक ने हैरान होकर कहा। लेकिन ये बात तो हमें बहुत पहले से मालूम है, फरजाना के मुंह से निकला। हाँ, ये बात हमें बहुत पहले से मालूम है। अगर ऐसा ना होता, चोर इतना चालाक ना होता, तो कल रात ही खाने के बाद हमें तहरीरें मिलाने के बाद इसका पता चल जाता, महमूद ने बताया। जी हाँ, लेकिन तहरीरें मिलाने का तो खाक भी नतीजा नहीं निकला, फारूक ने कहा। इसीलिए ये कहना पड़ता है कि चोर बहुत चालाक है, हमारी तवक्का से कहीं ज्यादा। कह लें, हम आपको नहीं रोकेंगे, फारूक ने फिर मजाक किया। और अभी तक दो बातें मेरी समझ में नहीं आईं। अगर ये दोनों बातें समझ में आ जाएं, तो चोर रोशनी में आ जाएगा। क्यों? इसने अपने कमरे का बल्ब बुझाया हुआ है, फरजाना बोली। मजाक नहीं, मैं बहुत संजीदा हूँ। वो तो नजर ही आ रहा है, फरजाना ने इकरार किया। हाँ, तो वो दो बातें कौन सी हैं? हमें बताओ तो सही, शायद हमारी समझ में ही आ जाएं। तुम तो जानते ही हो कि फरजाना का जहन बहुत तेजी से काम करता है, फारूक ने कहा। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, इसका जहन हमारे जहनों की निस्बत बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन इस मामले में वो शायद कुछ ना कर सके। खैर, तुम बताओ भी तो। पहली बात तो यही कि अगर वो दोनों तहरीरें मुजरिम ने लिखी थी, तो घर के 8 अफराद में से किसी की तहरीर से क्यों नहीं मिली, जबकि हम तजर्बा करके भी ये मालूम कर चुके हैं कि दोनों पुर्जों पर इसने तहरीर बिगाड़ कर नहीं लिखा था। हाँ, इसने अपनी असली तहरीर में लिखा था, फारूक ने तस्लीम किया। फिर तहरीर किसी से क्यों नहीं मिली? ये बात तो वाकई अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, फारूक ने कहा। और ना मेरी, फरजाना बोली। हमारे जहन ये बात तस्लीम करने पर तैयार नहीं कि चोर कोई बाहर का आदमी है। हाँ, चोर जरूर घर ही का कोई फर्द है। तो फिर किसी न किसी की तहरीर से इन पुर्जों की तहरीर को जरूर मिलना चाहिए था, महमूद ने आजिज आकर कहा। मेरा ख्याल है कि ये इस केस का सबसे ज्यादा उलझा हुआ मसला है, फारूक ने कहा। हाँ बिल्कुल, क्या तुम दोनों का जहन इस मसले पर आगे बढ़ता है या नहीं, महमूद ने पूछा। मुझे तो पीछे हटता हुआ मालूम होता है, फारूक हंसा। और तुम्हें? महमूद ने संजीदा लहजे में फरजाना से पूछा। मेरा जहन भी अपनी जगह जमा हुआ है, न आगे बढ़ता है न पीछे हटता है। खुदा के लिए सोचो, ये बहुत जरूरी बात है, हम इस पर सोचेंगे। तुम दूसरी बात बताओ। और दूसरी ये कि इस चोरी से चोर का मकसद क्या था, महमूद ने पूछा। भला ये भी कोई सवाल है? अरे भाई, चोर का चोरी से क्या मकसद होता है, फारूक ने हैरान होकर कहा। दौलत हासिल करना, और क्या, फरजाना भी बोली। तो फिर चोर ने तिजोरी की सारी दौलत क्यों ना चुराई? इसने सिर्फ एक हार और 20,000 रुपए ही क्यों चुराए? इसे अंकल पर रहम आ गया होगा, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। या इसने सोचा होगा,
चाबी तो इसने बनवा ही ली है, जब चाहेगा फिर निकाल लेगा। नहीं, इन दोनों बातों में से कोई बात भी नहीं हो सकती। तो फिर यही बात हो सकती है कि चोर बहुत साबिर और शाकिर आदमी है, हर हालत में शुक्र और सब्र करता है, वो लालची नहीं है। अगर चोर लालची नहीं है तो हीरो का हार चुराने की क्या जरूरत थी? जानते हो, अगर हम इसे पकड़ ना सके तो कुछ दिनों बाद वो इस हार की वजह से जरूर पकड़ा जाएगा। वो कैसे? या तो वो इसे बेचने की कोशिश करेगा या इसे इस्तेमाल करेगा। दोनों तरह इसके पकड़े जाने के इम्कानात हैं। सिर्फ इम्कानात ही हैं, ये जरूरी नहीं कि पकड़ा भी जा सके। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि चोर बहुत चालाक है? फारूक ने इसी की बात दोहराई। मैं भूल नहीं रहा, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो फिर आखिर तुम्हारे इस दूसरी बात का क्या जवाब है? आखिर चोर ने चोरी किस लिए की? ये सवाल भी ऐसा ही है जैसे पहला सवाल, यानी इन दोनों का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। अगर दोनों सवालों का जवाब मालूम हो जाए तो चोर को मेरी मुट्ठी में समझो। तो क्या चोर बहुत छोटा सा है? फारूक ने हैरान होकर कहा। क्या मतलब? महमूद ने इसे घूरा। तुमने खुद ही कहा है कि चोर को मुट्ठी में समझो। हम तीनों आज रात का खाना खाने के बाद बिस्तरों में लेटकर इन दोनों सवालों पर गौर करेंगे। अब देखना यही है कि किसका जहन काम करता है। महमूद ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैं जानता हूँ इस मामले में तुम ही बाजी ले जाओगे, फारूक ने मुस्कुराकर कहा। वो कैसे? इसलिए कि तुम दूसरे रुख से सोच रहे हो, जबकि हमें यहाँ सिरे से कोई रुख ही नजर नहीं आता, फारूक ने जले कटे लहजे में कहा। इसकी बात पर फरजाना और महमूद हंसे बगैर ना रह सके। इसी वक्त अनवर अंदर दाखिल हुआ। मालिक आपका इंतजार फरमा रहे हैं। अच्छा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। वो तैयार होकर खाने की मेज पर पहुंचे। इल्ताफ शाहिद इन्हें देखते ही बोले, आओ बैठो, आओ, कहो गांव की सैर कर आए? जी हाँ, महमूद ने जवाब दिया। फिर पसंद आया हमारा गांव? बहुत ज्यादा। साफ सुथरी हवाएं, हरे भरे खेत, खुले मैदान, ये चीजें भला शहर में कहाँ? शहर में तो मोटरों का धुआं, कारखानों की जहरीली गैस, शोर शराबा, बेपनाह हजूम, यही कुछ होता है। रोजाना ना जाने कितना धुआं सांस के साथ निकल जाते हैं। तो ठीक है, तुम शहर जाओ ही नहीं, यहीं रहो, इल्ताफ शाहिद ने हंस कर कहा, जिस पर तीनों मुस्कुरा दिए। शुक्रिया अंकल। हाँ, तो केस के सिलसिले में क्या रहा? तुम्हारी तफ्तीश किस मरहले में है? जी बस बुरी तरह उलझे हुए हैं, महमूद ने कहा। क्यों उलझे हुए क्यों हो? चोर बहुत ज़हीन है, आज तक हमें शायद इतने चालाक मुजरिम से वास्ता नहीं पड़ा। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तुम्हारे अब्बू को फोन कर देते हैं, अगर इन्हें फुर्सत होगी तो आ जाएंगे। क्या आपको जल्दी है? महमूद ने पूछा। किस बात की? इल्ताफ शाहिद ने पूछा। चोर को पकड़ने की। नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं। तो बस फिर एक आध दिन और ठहर जाएं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मेरा ख्याल है कि ये केस तुमसे हल नहीं होगा। जी हाँ, हमारा भी यही ख्याल है। फिर भी हम एक आध दिन की मोहलत और चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं। बातों के साथ साथ वो खाना भी खा रहे थे। दूसरे लोगों ने इनकी गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया। वो सभी परेशान थे। हर एक के जहन में बार बार यही सवाल उभरता कि चोर कौन है। इनमें से हर एक को किसी न किसी पर शक था। सिवाय चोर के इनमें से हर एक हर वक्त यही सोचता रहता कि शायद वो शख्स चोर है। हो सकता है वो ना हो, बल्कि वो हो। खाने से फारिग होकर भी सब लोग खाने की मेज पर ही बैठे बातें करते रहे। इल्ताफ शाहिद किसी सोच में गुम दांतों में खलाल करने लगे। ऐसे में महमूद तमाम लोगों का बगौर जायजा ले रहा था। इसने साफ महसूस किया कि इनमें से सिर्फ जावेद बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा था। इसकी आंखें जावेद और दूसरे लोगों का जायजा लेती हुई गर्दिश करने लगीं। अचानक वो चौंक उठा। इसके चेहरे पर जोश की कैफियत तारी हो गई। आंखों में बला की हैरत थी। इसी वक्त मंसूर ने महमूद को मुखातिब किया। मिस्टर महमूद, मैं आपसे अलहदगी में कुछ कहना चाहता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ था। जी अच्छा। महमूद इसके पीछे चल पड़ा। वो इसे कमरे से बाहर ले आया और धीमे लहजे में बोला, अभी तक आप चोर का कोई अंदाजा नहीं लगा सके? नहीं, महमूद ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या आपने जावेद के मुतल्लिक नहीं सोचा? वो रेस खेलता है। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वही चोर है। क्या आप मुझे यही बात बताने के लिए लाए थे? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी जावेद पर शक है, महमूद ने कहा। बहुत खूब, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कामयाब होंगे।
ये कहकर मंसूर फिर कमरे में चला आया। महमूद इसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। इसी वक्त इल्ताफ शाहिद मेज से उठ खड़े हुए। इनके उठते ही सब लोग उठ गए, लेकिन महमूद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इन सब के कमरे से निकल जाने पर भी जब वो बैठा ही रहा था तो फरजाना ने कहा, क्या आज डाइनिंग रूम में ही सोने का इरादा है? वो खड़ी हुई थी। फारूक भी इसके साथ खड़ा था। हाँ, खाने की ये मेज भी सोने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, फारूक ने कहा। महमूद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेज के गिर चक्कर लगाने लगा। ऐसा करते वक्त वो मेज पर नजरें जमाए हुए था। ये मेज का तवाफ क्यों हो रहा है? फारूक ने हैरान होकर कहा। महमूद ने कोई जवाब ना दिया। अगर तुम्हारा इरादा इसी कमरे में रहकर मेज के गिर चक्कर लगाने का है तो हम चलते हैं अपने कमरे में, फरजाना बोली। वो इस पर भी खामोश रहा। चलो फरजाना, चलें, इस पर तो मेज का चक्कर लगाने का दौरा पड़ गया है, फारूक ने तंग आकर कहा। फिर बोला, आजकल लोगों को कैसे कैसे अजीब दौरे पड़ने लगे हैं। सोच का दौरा, मेज के चक्कर लगाने का दौरा, बातों का दौरा, मजाक का दौरा, जासूसी का दौरा, पढ़ने का दौरा, खेलने। बस बस, तुम्हें दौरों की वजाहत करने का दौरा क्यों पड़ गया है? फरजाना ने घबरा कर कहा। अरे भाई जासूस, कुछ तो बताओ, आखिर क्या सोच रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो इस कमरे में मेज का चक्कर लगाते हुए ही सोची जा सकती है और अपने कमरे में चलकर नहीं सोच सकते? फारूक ने कहा। महमूद फिर भी खामोश रहा। इलाही खैर, इस पर तो फिर खामोशी का दौरा पड़ गया है। अब क्या किया जाए? इस गांव में तो शायद ही डॉक्टर मिले, तो कोई हकीम क्यों ना ले आए? बेवकूफ हो तुम दोनों, आखिर महमूद के मुंह से आवाज निकली। शुक्र है तुम बोले तो सही, मैं तो समझा था तुम्हारी जुबान कंग हो गई है। तुम क्या जानो मैंने कितनी जबरदस्त बात मालूम की है। अच्छा, अब बातें भी जबरदस्त होने लगी, फारूक ने खुश होकर कहा। सुनोगे तो उछल पड़ोगे। अगर तुम यही चाहते हो कि हम उछल पड़ें तो सुनाओ। मैंने इन दो में से एक सवाल हल कर लिया है, महमूद ने बताया। किन दो में से? फारूक ने पूछा। भूल गए? अभी खाने से पहले अपने कमरे में मैंने तुमसे दो सवालों पर गौर करने के लिए कहा था। हाँ, याद है। तो तुमने इन दोनों में से कौन सा सवाल हल कर लिया है? यही कि चोर के हाथ की लिखी हुई तहरीर घर के किसी फर्द की तहरीर से क्यों नहीं मिली? क्या क्या तुमने ये बात मालूम कर ली है? फारूक ने हैरान होकर पूछा। फरजाना की आंखों में भी हैरत थी। हाँ, तो बताओ ना, तहरीर क्यों नहीं मिली? अभी नहीं, जरा सब्र करो और एक और बात सुनो। वो भी सुनाओ, फारूक ने बेचारगी से कहा। वो ये कि चोर अब मेरे सामने है, महमूद ने पुरस्कार लहजे में कहा। क्या? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, चोर मेरे सामने है। तुम बिल्कुल गलत कहते हो, ये नहीं हो सकता, फारूक ने कहा। क्या मतलब, क्या नहीं हो सकता? महमूद ने हैरान होकर पूछा। यही कि चोर तुम्हारे सामने है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मगर तुम्हारे सामने तो मैं हूँ, फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। अब जितना जी चाहे मजाक कर लो। अच्छा, मगर मुझे तो अब मजाक का एक जुमला भी नहीं सूझ रहा है, फारूक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अगर तुम्हें पता लग गया है तो बताते क्यों नहीं? चोर कौन है? अभी नहीं बताऊंगा। और क्या तुमने दूसरा सवाल भी हल कर लिया है? जाहिर है कि चोर का पता लगने के बाद दूसरा सवाल भी खुद ब खुद हल हो गया होगा। यही इस केस की सबसे ज्यादा अजीब बात है, महमूद ने कहा। क्या मतलब? फारूक ने इसे चौंक कर देखा। ये ठीक है कि मैंने चोर का पता लगा लिया है, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं जान सका कि चोर ने ये चोरी किस लिए की। अजीब अहमक हो तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें चोर का पता है और ये नहीं जानते कि इसने चोरी क्यों की। अरे भाई, इसे रुपए की जरूरत होगी या वो हार चुराना चाहता होगा। नहीं, इन दोनों में से कोई बात भी नहीं है, महमूद ने अजीब अंदाज में कहा। हैरत है, फारूक और फरजाना के मुंह से एक साथ निकला। दोनों का हैरत के मारे बुरा हाल था। फिर वो खाने के कमरे से अपने कमरे में आ गए। महमूद ने अभी तक इन्हें कुछ नहीं बताया था। मैं जानता हूँ तुम हमें कुछ नहीं बताओगे, ये बाजी तुम जीत लेना चाहते हो। नहीं, इसका सेहरा सिर्फ मेरे सर नहीं रहेगा, तुम भी बराबर के शरीक होगे। दरअसल तुम दोनों के बाद जुमलों ने ही मुझे चोर तक पहुंचाया है, महमूद ने कहा। वो जुमले थे या कोई गाड़ी? जुमले हमारे और चोर तक पहुंचे इनके जरिए तुम। ये क्या बात हुई? फरजाना ने जल कर कहा। इसे इत्तेफाक कहते हैं।
मुझे आज मालूम हुआ कि इत्तेफाक किसे कहते हैं। फारूक बोला। फरजाना को बेतहाशा हंसी आ गई। तुम तो इस तरह जल बुन रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चीज चुरा ली हो और अब इसे अपनी बता रहा हूँ। अगर तुम हमें चोर का नाम बता दो तो हम सुकून से सो सकेंगे, फरजाना बोली। लेकिन मैं इसके बावजूद ना सो सकूंगा, महमूद ने कहा। क्यों? अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है। ये भी तो हो सकता है कि मेरे तमाम ख्यालात गलत साबित हों और जिसे मैं चोर समझ रहा हूँ दरअसल वो चोर ना हो। ऐसी सूरत में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? फरजाना ने पूछा। यही तो मुसीबत है, अभी तक मैं कोई सबूत तलाश नहीं कर सका। तब फिर अगर चोर ने इकरार ना किया तो तुम क्या करोगे? मैं आज रात यही सोचना चाहता हूँ। अगर तुम हमें बता देते तो इस लाइन पर हम भी सोचने में तुम्हारी मदद कर सकते थे, फारूक ने तजवीज पेश की। मैं जानता हूँ तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आखिर क्यों? फरजाना ने उलझ कर कहा। बस अब तुम दोनों सो जाओ, सुबह इंशाल्लाह हम यहाँ से वापस चलेंगे। क्या मतलब? क्या कल ही वापसी का इरादा है? और क्या, केस हल हो जाने के बाद यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? क्या तुम चोर को गिरफ्तार करने का भी इरादा रखते हो? फरजाना ने नया सवाल पूछा। मैं नहीं, ये तो अंकल शाहिद की मर्जी पर मुनहसर है। मालूम होता है रहमान नगर की आबो हवा मुझे और फारूक को रास नहीं आई, फरजाना ने कहा। वैसे अब तक तुम दोनों ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। आखिर तुम भी तो इनमें से किसी को चोर समझते होगे, महमूद ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? जहां तक मेरा ख्याल है जावेद चोर है और रशीद इसका मददगार, फारूक ने कहा। मंसूर का भी यही ख्याल है, महमूद ने कहा। मंसूर का? अरे हाँ, वो तुम्हें अलग दे जाकर क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि चोर जरूर जावेद है। वो रेस खेलने का आदी है, लिहाजा इसे पैसों की जरूरत रहती है। बात तो ठीक ही है, फरजाना ने कहा। हाँ, लेकिन इन तहरीरों को किस खाने में फिट करोगे? जावेद की हाथ की तहरीर इन पुर्जों की तहरीर से क्यों नहीं मिली? महमूद ने एतराज किया। यही आकर तो अकल दंग रह जाती है। बस अब सो जाओ, सुबह देखेंगे, महमूद ने लेटते हुए कहा। इसके बाद तीनों सोने की कोशिश में मसरूफ हो गए, लेकिन नींद इनकी आंखों से कोसों दूर थी। बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद भी जब फारूक को नींद नहीं आई तो वो उठ बैठा। कमरे में जीरो का बल्ब रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी में इसने महमूद और फरजाना को देखा और उठ खड़ा हुआ। इसने कमरे का दरवाजा खोला ही था कि फरजाना की आवाज आई। कहाँ जा रहे हो? नीचे, इसने चौंके बगैर कहा। वो पहले ही जानता था कि वो दोनों भी अभी जाग रहे हैं। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा आओ, ये कहकर इसने महमूद को देखा। इसने अपनी जगह से हरकत नहीं की थी। फारूक मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल आया। फरजाना इसके साथ थी। बाहर निकलते ही बोली, मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहा हूँ? फारूक ने हैरान होकर पूछा। खाने के कमरे में, फरजाना ने जवाब दिया। कमाल है, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? मैं खुद भी इसी इंतजार में थी कि तुम दोनों सो जाओ तो उठकर इस कमरे में जाऊं, फरजाना ने बताया। आखिर क्यों? मैं इस खाने की मेज का जायजा लेना चाहती हूँ जिसका तवाफ महमूद कर रहा था। बहुत खूब, हम दोनों ने एक ही बात सोची है। हाँ, आखिर महमूद को इस मेज पर ऐसी क्या चीज नजर आई थी? तुम्हें याद है इसने मेज का जायजा लेने के बाद ही ऐलान किया था कि इसने चोर का पता लगा लिया है। हाँ, मैं हैरान हूँ, आखिर इसने वहां क्या देखा था? हम वही देखने जा रहे हैं। दोनों डाइनिंग रूम में पहुंच गए और मेज का बगौर जायजा लेने लगे। काफी देर तक सर मारने के बाद भी इन्हें कुछ नजर नहीं आया। कमाल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फारूक ने कहा। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो महमूद को क्या नजर आया था? फरजाना बोली। खुदा जाने, मेरी तो अकल हैरान है। आओ चलें, इस मर्तबा हमें महमूद के मुकाबले में हार माननी ही पड़ेगी। दोनों वापस चल पड़े। अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो महमूद की आवाज ने इन्हें चौंका दिया। क्यों, हो आए डाइनिंग रूम से? हाँ, हो आए। फिर किस नतीजे पर पहुंचे? किसी पर नहीं। हमें अपने नाकामी का एतराफ है। हमें इस मेज पर कुछ भी नजर नहीं आया जिसका तुम तवाफ कर रहे थे, फारूक ने साफ लहजे में कहा। बहुत खूब, ये भी कम अकलमंदी नहीं है कि तुम इस मेज तक जा पहुंचे। अगर खाने के बाद ही तुमने गौर किया होता तो इस वक्त तुम भी जान चुके होते
कि चोर कौन है। दरअसल तुम इस वक्त दूसरे रुख पर सोच रहे थे, फारूक ने खुशदिली से कहा। दिल छोटा ना करो फारूक, महमूद ने मुस्कुरा कर कहा। तो क्या बड़ा करूं? फारूक ने मुस्कुरा कर कहा। दरअसल तुम्हारे जहन में आने वाले एक ही ख्याल ने मुझे इस दूसरे रुख पर लगाया था। क्या मतलब? फारूक चौंका। तुम्हें याद होगा जब हम तहरीरें मिला रहे थे तो तुमने कहा था कि दरअसल चोर ने जो पुर्जे हमें लिखे हैं वो इसने अपनी असली तहरीर में नहीं लिखे। फिर तुमने ही ख्याल जाहिर किया था कि दो मुख्तलिफ पुर्जों पर अगर तहरीर बिगाड़ कर लिखी जाए तो वो दोनों एक जैसी नहीं होंगी। हाँ, फारूक ने खोए खोए लहजे में कहा। बस तो इन्हीं दो बातों ने मुझे दूसरे रुख पर सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात जानने के बाद भी मैं किस नतीजे पर नहीं पहुंचा। अब सुबह सब मामला वायजा हो जाएगा। लेकिन चोर के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे सबूत की जरूरत भी क्या है? मैं जानता हूँ अंकल इल्ताफ शाहिद चोर को कानून के हवाले नहीं करेंगे। ये कैसी चोरी हुई जिसमें चोर को कानून के हवाले नहीं किया जाएगा? बस अंकल की मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। रात काफी हो गई है, क्यों ना एक बार फिर सोने की कोशिश की जाए। फरजाना ने तजवीज पेश की। हाँ, ये ठीक है। वो सोने की नाकाम कोशिश करने लगे। सुबह सवेरे वो नहा धोकर तैयार हुए ही थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि नाश्ता तैयार है और वो सब लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। फारूक, फरजाना, तुम दोनों नीचे चलो, मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। क्यों, क्या करने का इरादा है? नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम चलो, देर ना करो। इनके जाने के बाद महमूद खुद भी नीचे उतर आया और एक कमरे में घुस गया। इसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तेजी से कोई चीज तलाश करने लगा। जल्द इसे वो चीज मिल गई। इसने दरवाजा खोला, इधर उधर देखा और खाने के कमरे की तरफ बढ़ा। तुम कहाँ रह गए थे महमूद? इल्ताफ शाहिद इसे देखते ही बोले। जी, जरा कपड़े बदलने में देर हो गई। खैर, बैठो। नाश्ता शुरू हुआ। तुम्हारी जासूसी किस मरहले पर है? इल्ताफ शाहिद ने खुशगवार लहजे में पूछा। जी, आज हम वापस जा रहे हैं, महमूद ने कहा। क्या कहा? वापस जा रहे हो? जी हाँ। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर आखिर क्या बात है? क्या चोर को नहीं पकड़ सके इसलिए? भाई, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 30-35 हजार मेरे लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। छोड़ो चोर वोर की फिक्र, खेलो कूदो, खाओ पियो। तुम क्यों परेशान होते हो? 4-5 रोज बाद जमशेद को फुर्सत मिलेगी तो आकर खुद ही देख लेगा। जी नहीं, बात ये नहीं है, महमूद ने धीमे लहजे में कहा। फिर क्या बात है? जी, बात दरअसल ये है कि हमने चोर का पता लगा लिया है, महमूद ने अचानक कहा। इसके जुमले पर सब उछल पड़े और आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखने लगे। इल्ताफ शाहिद की आंखें खुशी से चमक उठी। क्या? इनके लहजे में हैरत और खुशी थी। जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि चोरी किसने की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने ये मसला हल कर लिया है। आप सब लोग नाश्ते से फारिग हो लें, फिर मैं अर्ज करूंगा। सब जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। अब इनकी तवज्जो खाने पीने की चीजों की तरफ नहीं रह गई थी, बस दूसरों का साथ देने के लिए खा रहे थे। आखिर जल्द ही सब ने हाथ खींच लिए। उठा लो ये सब, इल्ताफ शाहिद ने करीम से कहा। करीम मेज से चीजें उठाने लगा। मेज की सफाई के बाद महमूद ने करीम से कहा, करीम बाबा, मुझे दांत खुरेदने का एक तिनका देना, मेरे दांत में कोई चीज फंस गई है। जी अच्छा। करीम ने फौरन ही एक प्लेट में कुछ तिनके इसके सामने रख दिए और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बेहतर होगा आप अपने बाकी दोनों मुलाजमों को भी बुला लें, इसने कहा। सबकी नजरें इस पर जमी थीं। वो सब हैरान थे और अपनी अपनी जगह सोच रहे थे कि देखो कौन चोर निकलता है। इल्ताफ शाहिद ने करीम को इशारा किया कि वो अनवर और रशीद को भी बुला लाए। जल्द ही करीम दोनों मुलाजमों को बुला लाया। इल्ताफ शाहिद ने इन्हें भी बैठने का इशारा किया। वो स्टूलों पर बैठ गए। हाँ भाई, अब बताओ तुम किसे चोर समझते हो? मैं ये जानने के लिए सख्त बेचैन हूँ। जी बहुत बेहतर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महमूद ने कहना शुरू किया। इसके इस अंदाज पर सब जेरे लब मुस्कुरा दिए। आप सब ये जानने के लिए बेचैन हैं कि चोर कौन है। चोर इसी कमरे में मौजूद है। चोर बहुत चालाक है। इसने अपनी चालाकी के ऐसे ऐसे नमूने दिखाए कि हम तीनों चक्कर पे चक्कर खाते रहे। शायद हम कयामत तक इसका पता ना लगा सकते, मगर चोर से एक मामूली सी गलती हो गई। इतनी मामूली गलती
کہ اگر اتفاق سے میری نظر اس وقت اس پر نہ پڑ جاتی تو کبھی بھی اس کو نہ پہچان سکتا۔ چور کا منصوبہ اس قدر مکمل تھا، اتنی احتیاط سے ترتیب دیا گیا تھا کہ شاید کوئی بڑے سے بڑا جاسوس بھی اس کو نہ پکڑ سکتا، مگر قدرت کو منظور یہی تھا کہ اس سے وہ چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی اور میں نے اسے جان لیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کل رات چور نے کاغذ کے پرزے پر ایک جملہ لکھا اور اسے ہمارے کمرے میں پھینک دیا۔ پرزہ ہاتھ لگتے ہی ہم نے خیال کیا کہ اب چور کو پکڑنا بہت آسان ہے۔ اس کی تحریر ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی، اس لیے ہم نے آپ سب سے وہ جملہ لکھوایا۔ چور چونکہ گھر کا ہی ایک فرد ہے، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ میں سے کسی ایک کے جملے کا طرز تحریر اس کاغذ کے پرزے کی تحریر سے مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کسی کے جملے سے بھی پرزے کی تحریر بالکل نہیں ملی۔ یہ ہم تینوں کے لیے اتنی عجیب بات تھی کہ ہم چکرا گئے۔ ادھر چور ہمیں چکراتا دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا۔ وہ تو دراصل چوہے اور بلی کا کھیل کھیل رہا تھا، ہم تو اس کے لیے چوہوں کی مانند تھے اور وہ خود بلی۔ پھر ہمیں دوسرا پرزہ ملا، دونوں پرزوں کی لکھائی میں بالکل کوئی فرق نہیں تھا۔ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جب ہم نے آپ سے وہ جملہ لکھوایا تھا تو چور نے اپنی تحریر بگاڑ کر جملہ لکھ دیا، اس لیے کسی کا جملہ پرزے سے نہیں ملا۔ اس لیے ہم نے انکل سے اجازت لے کر آپ سب کے کمروں میں جا کر آپ کے ذاتی لکھائی کو اس پرزے سے ملایا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ 8 آدمیوں کی تحریروں کو پرزے سے ملانے کے بعد بھی کسی کی تحریر اس پرزے سے نہیں ملی۔ اب تو ہماری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہمارے سامنے تھا۔ ہم ایک بار پھر بری طرح چکرائے۔ کچھ دیر کے لیے ہم نے سوچا کہ کہیں چور کوئی باہر کا آدمی تو نہیں ہے، لیکن 2 باتوں نے اس خیال کو جھٹلا دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر چور باہر کا آدمی ہے تو اتنی آسانی سے اس نے 2 پرزے ہمارے کمرے میں کیسے پہنچا دیے؟ دوسرا یہ کہ تجوری کی چابی کی نقل تیار کرائی گئی تھی۔ کیا کہا؟ کئی ایک حیرت سے چلائے۔ تجوری کی ایک نقلی چابی تیار کرائی گئی ہے جس سے تجوری کو کھولا گیا اور چوری کی گئی۔ آخر یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ 2-3 نے بیک وقت پوچھا۔ اس طرح کہ تجوری کی چابی پر موم کے ذرات چپکے ہوئے تھے۔ موم کے ذرات؟ کیا مطلب؟ صفیہ بیگم حیران ہو کر بولی۔ جی ہاں، اگر آپ کسی چابی کی نقل تیار کرانا چاہیں اور چابی کا فلساز کو مہیا نہ کر سکیں تو آپ موم کے ٹکڑے کو آگ پر نرم کر کے چابی پر اس کے نقش اتار کر دے دیں، وہ آپ کو چابی تیار کر دے گا۔ اوہ! ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہی دونوں باتیں ظاہر کرتی تھیں کہ چور ضرور گھر ہی کا فرد ہے، اس لیے میں گھر کے ہر فرد کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اور آخر وہ رک رک کر سب کو دیکھنے لگا۔ اور آخر کیا؟ سوریا نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اور آخر بغور جائزہ لینے کے دوران مجھے ایک ایسی چیز نظر آ ہی گئی کہ میں نے چور کو پہچان لیا۔ سب سے پہلے مجھے مسٹر جاوید پر شک ہوا تھا۔ انہوں نے ہماری آمد کو ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا تھا، اس لیے سب سے پہلے ان پر نظر گئی۔ ویسے بھی یہ ریس کھیلنے کے شوقین ہیں، اس لیے انہیں پیسوں کی ضرورت دوسروں سے کچھ زیادہ ہی رہتی ہوگی۔ اور یہ غلط ہے، جاوید چلایا۔ میں ریس ضرور کھیلتا ہوں، لیکن یہ کام اپنے جیب خرچ کی حد تک کرتا ہوں۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کو شک کے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیا اور زیادہ تر آپ پر ہی نظر رکھی۔ اس کے بعد مجھے رشید پر شک گزرا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور خوفناک چہرہ کسی مجرم کا تصور ذہن میں لاتا ہے۔ پھر مجھے مسٹر منصور پر شک ہوا۔ خدا کی پناہ، تو کیا میں بھی شک کی زد میں رہا ہوں؟ بالکل، میرے والد کا ایک اصول ہے، جب بھی کوئی واردات ہو اس کے متعلقین میں کسی کو بھی شک سے بری نہ سمجھو، بلکہ ہر ایک کو بطور مجرم رکھ کر سوچو۔ یہی اصول میں نے بھی اپنایا۔ آپ کے بعد مس سوریا پر نظر گئی۔ یہ عورت ذات ہیں، دل نہ مانا کہ ان پر شک کیا جائے، لیکن پھر بھی اصول سے مجبور ہو کر ان پر بھی شک کرنا پڑا۔ اف توبہ! سوریا کے منہ سے نکلا۔ کریم بابا شکل ہی سے بہت سیدھے نیک لگتے ہیں، یہ کسی طرح بھی چور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں بھی بغور دیکھا اور ان کی حرکات کو بھی۔ انور تو ہمارے کمرے میں آتا جاتا ہی رہا، اس لیے وہ بھی نظر میں رہا۔ سب سے کم شک مجھے آنٹی پر ہوا، کیونکہ انہی کا تو ہار گم ہوا تھا، اور ان سے بھی کم شک مجھے انکل پر ہوا۔ کیا تم مجھ پر بھی شک کرتے رہے ہو؟ جی ہاں، معاف کیجئے، میں مجبور تھا۔ بہرحال آپ کی تو چوری ہوئی تھی، بھلا آپ کیسے چور ہو سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں بھی والد صاحب کا اصول آڑے آیا، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آپ پر بھی شک کیا۔ بھئی واہ، یہ اچھا اصول ہے، جاوید بول اٹھا۔
और इस तरह आठों के आठों आदमी शक की जद में आते गए और निकलते गए। मैं चोर को ना पहचान सका, मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सका। कल हम तीनों गांव की सैर करने के बहाने घर से निकले और गांव के कफलसास के पास पहुंचे। इससे मालूमात हासिल की। क्या आप जानते हैं इससे हमें क्या मालूम हुआ? इसने बताया कि चाबी की नकल तैयार करने के लिए मोम के टुकड़े पर सिर्फ चाबी के नक्श ही काफी नहीं, बल्कि तिजोरी में जो चाबी का सुराख होता है इसका नक्श भी उतारना जरूरी है। बिल्कुल फिट चाबी इसी सूरत में बन सकती है। ये बात मालूम करने के बाद हमने वापस आकर तिजोरी के सुराख का मुआयना किया, लेकिन अदसे की मदद के बावजूद भी हमें इस सुराख में कोई मोम का जरा नजर ना आ सका। ये चीज हमें हैरान कर देने के लिए काफी थी। हम सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों है। चाबी पर जरात मौजूद मिले हैं। इस तरह मेरे जहन में दो ख्याल उभरे। एक ये कि हो सकता है ऐसे कारीगर भी मौजूद हों जो सिर्फ चाबी के नक्श देखकर ही चाबी तैयार कर दें। दूसरा ये कि हो सकता है चाबी की नकल तैयार ही ना हुई हो। दूसरे ख्याल ने मुझे एक नए रास्ते पर डाल दिया और मैंने सोचना शुरू किया। मैंने फर्ज कर लिया कि चाबी की नकल तैयार नहीं हुई। फिर क्या चोरी असली चाबी के जरिए की गई है? लेकिन तिजोरी की चाबी दिन के वक्त अंकल की जेब में रहती है और रात को वो इसे सरहाने रखते हैं, जबकि रात को कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती हैं। फिर आखिर चोर ने तिजोरी कैसे खोली? इस सवाल ने मुझे बहुत चकराया। आखिर एक ही बात जहन में आई। महमूद कहते कहते रुक गया। इसने सब पर एक नजर डाली। हर कोई इसे देख रहा था, इसके बयान को बगौर सुन रहा था। इसने फिर कहना शुरू किया। मेरे जहन में जो बात आई वो ये थी कि तिजोरी असली चाबी से ही खोली गई थी। आखिर कैसे? सुरैया और सफिया बेगम ने बेचैन होकर पूछा। कैसे? इसका जवाब है बहुत आसानी से। महमूद पहली बार मुस्कुराया। क्या मतलब बहुत आसानी से? कई एक के मुंह से निकला। जी हाँ, बहुत आसानी से। और जब मुझे ये मालूम हो गया कि तिजोरी असली चाबी से खुली। तुमने बताया नहीं कि कैसे? जावेद ने इसे घूर कर देखा। अभी बताता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मुझे मालूम हो गया कि तिजोरी असली चाबी से खोली गई है तो मेरे लिए बाकी काम बहुत आसान हो गया। लेकिन तहरीरों के ना मिलने का मसला अभी तक हल नहीं हो सका था। रात खाने की मेज पर वो भी हल हो गया। महमूद ने रुककर इन सबको देखा। खाने की मेज पर? कई एक के मुंह से निकला। हाँ, खाने की मेज। इस छोटे से तिनके ने सारा मसला हल कर दिया। महमूद ने दान खरीदने का एक तिनका उठाकर सबको दिखाते हुए कहा। क्या? इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, इस तिनके से मैं चोर तक पहुंच गया। आखिर कैसे? सबके मुंह से निकला। चोर ने रात खाने के बाद एक तिनका उठाया। तिनका इसके बाएं हाथ में था। वो इससे दांत खरीदने लगा। दांत खरीदते खरीदते फिर इसका हाथ मुंह से मेज की सतह पर आ गया और मैंने देखा वो मेज की सतह पर बेख्याली में कुछ लिख रहा था। जानते हैं किस हाथ से? बाएं हाथ से। क्या? वो सब हलक फाड़ कर चिल्लाए। जी हाँ, वो बाएं हाथ से तिनके से मेज की सतह पर लिख रहा था। फिर जब सब लोग कमरे से चले गए मैंने उठकर देखा। मेज पर चंद हरूफ बने हुए थे और वो हरूफ बिल्कुल इन पुर्जों के हरूफ से मिलते जुलते थे। क्या? इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फरजाना और फारूक भी इस मौके पर चौंके बगैर ना रह सके। वो हैरत से महमूद को देख रहे थे। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था। सिर्फ सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। यूं लगता था जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। हाँ, वो बाएं हाथ से लिखे हुए अल्फाज पुर्जों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। लेकिन तिनके से लिखे हुए अल्फाज कैसे नजर आ सकते हैं? सुरैया ने एतराज किया। मेज की सतह पर मैल जमी हुई थी। इसने अल्फाज इसी मैल पर लिखे थे जो बाद में मेज की सफाई करने पर जाया हो गए। अब सारा मामला मेरे लिए साफ हो गया था। अब ये बात भी समझ में आ गई कि आप सब लोगों की तहरीर पुर्जों की तहरीर से क्यों ना मिल सकी। जाहिर है कि पुर्जे बाएं हाथ से लिखे गए थे और जब हमने जुमला लिखवाया तो चोर ने दाएं हाथ से लिखा। इसीलिए कमरों में भी पुर्जों से मिलती जुलती कोई तहरीर ना मिल सकी। ठीक है, अब सब मामला साफ हो गया। पूरी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि चोर कौन है और इसने तिजोरी कैसे खोली? जावेद ने पूछा। इजाजत है अंकल, बता दूं कि चोर कौन है? हाँ भाई जरूर, मुझे कोई इतराज नहीं, इल्ताफ शाहिद ने मुस्कुराकर कहा। चोर आप सबके सामने तशरीफ फरमा हैं। महमूद ने मुस्कुराकर इल्ताफ शाहिद की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या? सब चला उठे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता।
یہ غلط ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بکتے ہو۔ ملی جلی آوازیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ فاروق اور فرزانہ کا حیرت کے مارے برا حال تھا۔ آخر الطاف شاہد کی آواز نے ان سب کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ خاموش، شور نہ مچاؤ، جو وہ کہہ رہا ہے سنو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چہروں پر حیرت کا اب بھی وہی عالم تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اس بات کو ماننے سے کیوں انکار نہیں کرتے؟ صفیہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا۔ اسے ثابت تو کر لینے دو، سنو تو صحیح وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ الطاف شاہد مسکرائے۔ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا، صرف اتنا اور کہوں گا کہ یہ ایک فرضی چوری تھی۔ فرضی چوری؟ ان کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، جھوٹ موٹ کی چوری۔ مگر آخر کیوں؟ اس چوری کا مقصد کیا تھا؟ جاوید نے پوچھا۔ ٹھہرو، الطاف شاہد نے کہا۔ بھائی تم نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ میں چور ہوں۔ آپ نے کوئی ثبوت، کوئی نشان نہ چھوڑنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے ثبوت کی وجہ سے ہوئی، یا پھر ایک بات جو اب تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ کیا؟ الطاف شاہد نے پوچھا۔ لاکھ سر مارنے کے باوجود میں اس فرضی چوری کا مقصد نہیں جان سکا۔ بہت خوب، اور ثبوت؟ کیا تمہیں کوئی ثبوت مل گیا؟ جی ہاں، آپ کے چور ہونے کا ثبوت میرے پاس ہے۔ پیش کرو، الطاف شاہد نے حیران ہو کر کہا۔ محمود نے اپنی پینٹ کی جیب میں سے ایک چھوٹا سا رائٹنگ پیڈ نکالا، جسے دیکھ کر الطاف شاہد بری طرح چونکے۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ محمود نے اس سے پوچھا۔ ہاں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ اس نے دونوں پرزے نکالے اور انہیں جن دو صفوں کے درمیان سے پھاڑا گیا تھا ان جگہوں پر رکھ کر دکھایا۔ دونوں پرزے پھٹی ہوئی جگہ پر بالکل فٹ آئے۔ سب نے حیران ہو کر اس منظر کو دیکھا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے نے اس پیڈ میں سے یہ پرزے پھاڑے ہوں تاکہ شک چچا جان پر کیا جائے، منصور نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیڈ وہ نہیں ہے جو آج کل انکل کے استعمال میں ہے۔ محمود مسکرایا۔ کیا مطلب؟ منصور نے چونک کر پوچھا۔ انکل کی الماری میں تقریباً آدھا درجن پیڈ رکھے ہیں، یہ ان کے درمیان میں موجود تھا۔ اگر کسی کا ارادہ انکل کی طرف شک منتقل کرنے کا تھا تو وہ ضرور اسی پیڈ میں سے دونوں پرزے پھاڑتا جو آج کل ان کے استعمال میں ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ سارا معاملہ صاف ہو گیا تھا۔ اب کسی کے پاس اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں بچی تھی۔ کہیے انکل، کیا آپ اس ثبوت کی موجودگی میں اور اس انکشاف کے بعد کہ آپ بائیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ کہ پرزے بائیں ہاتھ سے لکھے گئے تھے، بھی اپنے آپ کو چور تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ان سب لوگوں کی موجودگی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بائیں ہاتھ سے وہی دو جملے لکھ کر دکھا دیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، الطاف شاہد مسکرائے۔ کیا مطلب؟ کئی آوازیں ابھریں۔ یہ تینوں 5,000 روپے کا انعام جیت گئے، الطاف شاہد کے منہ سے نکلا۔ میں نے کہا تھا نا، تم ہار جاؤ گے۔ دروازے کی طرف سے اچانک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ وہ سب دروازے کی طرف مڑے۔ وہاں انسپکٹر جمشید کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ابا جان، آپ؟ تینوں کے منہ سے نکلا۔ ہاں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میرا یہاں پہنچنا بھی پروگرام میں شامل تھا۔ وہ بدستور مسکرائے جا رہے تھے۔ پروگرام؟ کیسا پروگرام؟ کمرے میں بیٹھا ہوا ہر فرد حیران تھا۔ یہ 1 ماہ پہلے کی بات ہے، میں رحمان نگر میں آیا تھا۔ تمہارے انکل نے بتایا کہ وہ تم تینوں کے کارنامے اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں اور تم سے ملنے کے بہت شائق ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں چوری کی ایک واردات ہوگی، میں تمہیں فون کروں گا، تم خود نہ آنا بلکہ ان تینوں کو بھیج دینا۔ میں نے ان کی یہ بات مان لی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دوسرے دن ناشتے کے وقت تک یہ تینوں چور کو پکڑ لیں گے۔ تمہارے انکل نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ چوری گھر کا کون سا فرد کرے گا، لہٰذا تمہیں بہزاد ڈاکو کا بہانہ بنا کر تنہا یہاں بھیج دیا اور تم میری توقعات پر پورا اترے۔ میں دروازے پر کھڑا سب کچھ سنتا رہا ہوں۔ اوہ، تو یہ بات تھی؟ تینوں حیران رہ گئے۔ ہاں، اور اسی لیے تم چوری کا مقصد نہ جان سکے۔ دراصل چوری کا مقصد تو تمہارا امتحان لینا تھا، پھر بھلا تم مقصد کیسے جان سکتے تھے؟ الطاف شاہد بولے۔ ساتھ ہی میں نے تمہارے والد صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم نے چوری کا پتہ لگا لیا تو تمہیں 5,000 روپے انعام دوں گا۔ 5,000؟ انہوں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی جمشید، یقین جاننا
میں نے پوری کوشش کی کہ انہیں کامیاب نہ ہونے دوں۔ میں جانتا ہوں تم نے انہیں چکر پہ چکر دیے ہیں، لیکن آخرکار جیت ان کی ہوئی۔ تو چابی پر موم کے ذرات آپ نے خود لگائے تھے؟ فرزانہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، خوب یاد آیا، میرے علاوہ وہ کون لگاتا؟ لیکن تم نے جو تجوری کے سوراخ کے بارے میں معلوم کیا، اس نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ یہیں سے تو میں نے آپ پر شک کرنا شروع کیا تھا۔ اگر تجوری کے سوراخ پر بھی موم کے ذرات مل جاتے اور خلال کے ذریعے آپ سے بائیں ہاتھ سے لکھنے کی غلطی نہ سرزد ہوئی ہوتی تو میں کبھی آپ کو نہ پہچان سکتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ ویسے انکل، کیا آپ واقعی بائیں ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں یا پرزوں پر ہمیں چکر دینے کے لیے لکھا تھا؟ فاروق نے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں بائیں ہاتھ سے لکھنے میں بہت ماہر ہوں، لیکن آج سے پہلے یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی، تمہارے ابو کو بھی نہیں۔ اچھا، اب نکالو ان کے 5000، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ نہیں ابا جان، ہم انعام نہیں لیں گے، محمود نے کہا۔ بھئی وہ تو تمہیں لینا ہی پڑے گا، الطاف شاہد نے کہا۔ اور جمشید، تم نے کیا کہا؟ واپس بھی جانا ہے؟ اب 2-4 دن یہاں رہ کر جانے دوں گا۔ اور شہر میں بہزاد ڈاکو کو تم پکڑو گے؟ بہزاد ڈاکو کا نام سن کر محمود، فاروق اور فرزانہ ہنس پڑے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔